नमस्कार, आप देखें इनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित और स्वागत है आपका आप उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। तो फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। तो हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह एक बार फिर से क्षतिग्रस्त हुए गोला पुल का निरीक्षण किया है। इस दौरान उनके साथ आपदा मंत्री धन सिंह रावत, जनपद के प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद और NHI के अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम ने अधिकारियों को गोला पुल के निर्माण को लेकर बातचीत की। साथ ही उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि हल्के वाहनों के आवागमन को लेकर जल्द इसे खोलना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि लगातार 18 अक्टूबर को आई बाढ़ के बाद से लगातार क्षेत्र में भयावह स्थिति बनी हुई है, प्रदेश में भयावह स्थिति बनी हुई है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। साथ ही जो भी आपदा में नुकसान हुआ है उसको लेकर लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी निरीक्षण कर रहे हैं। तो वहीं आज उन्होंने इसी कड़ी में हल्द्वानी के गोला पुल का निरीक्षण किया जो टूट गया था। तो वहीं अब उन्होंने कहा कि हल्के फुल्के वाहनों को निकलने के लिए इस पुल का जल्द से जल्द सही होना बहुत जरूरी है। ये गोला का पुल हमारे इस पूरे क्षेत्र के लिए और पूरे आवागमन के लिए बहुत लंबे क्षेत्र को जोड़ने का काम करता है। ये एक प्रमुख पुल है और जिस दिन से भी ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है उसी दिन से हमारा प्रयास है कि ये पुल जल्दी से जल्दी चालू हो जाए। और कल की बैठक में भी हमने इस पर बहुत जोर दिया है, इसलिए सारे नियमों को भी हमने शिथिल किया है। और आज भी हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं कि जल्द से जल्द ये पुल आम जनता के लिए आवागमन के लिए बन जाए। उसके लिए जो भी ज़रूरी इंतजाम है वो ज़रूरी इंतजाम करने को कहा है। इसका काम युद्ध स्तर पर होगा और बहुत जल्दी से चालू हो जाएगा। लगातार हवाई दौरे करे जा रहे हैं और स्थलीय दौरे आपके द्वारा किए जा रहे हैं, आपदा का क्या आकलन लगाया जा रहा है अभी तक का? देखिए, आपदा में बहुत नुकसान हुआ है, उसके बावजूद भी हमारा प्रयास है, हमारी पूरी सरकार, हमारे सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, संगठन के लोग, सारे लोग इस समय सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं और जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको हर हाल में। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वापस देहरादून भी वो पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री ने GTC हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। सरकार के साथ ही सभी मंत्री, विधायक सहित संगठन के पदाधिकारी भी आपदा प्रभावित इलाकों में लोगों के बीच जाकर मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। धीरे सामान्य हो रही है, राहत कार्य तेज़ी से चलाए जा रहे हैं और हम लोगों की पूरी सरकार ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है सारे कामों को देख रही है। मैं स्वयं जा रहा हूँ, सभी मंत्रीगण जा रहे हैं, हमारे सब विधायकगण जा रहे हैं, संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी समेत पूरी टीम लगी हुई है। जहाँ भी जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कुमाऊं दौरा था जिसमें उन्होंने गोला पुल का निरीक्षण किया। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है, साथ ही युद्ध स्तर पर काम चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगातार विधायक और मंत्री जो भी हैं और साथ ही जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो लगातार आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही आपदाग्रस्त इलाकों में दौरा कर रहे हैं और स्थिति को सामान्य करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों को संबोधित मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर धन सिंह रावत, स्वामी यतीश्वरानंद और मेयर सुनील उनियाल गामा भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उत्तराखंड में 100% कोविड टीकाकरण के प्रथम डोज लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार की सराहना की। मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री ने बागेश्वर जनपद के हेल्थ वर्कर पूनम नौटियाल से बातचीत भी की। पूनम नौटियाल ने कहा कि हमने अपने क्षेत्र में लोगों को कोविड टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूनम नौटियाल के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर लोगों को टीकाकरण किया। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के चलते देश भर को संबोधित किया। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई भी दी और कहा कि उत्तराखंड में जो 100% टीकाकरण हुआ है उसको लेकर उन्होंने बधाई दी। साथ ही पूनम नौटियाल हेल्थ वर्कर जो हैं उनसे बातचीत भी की और उनको भी बधाई दी। साथ ही उनके जो अलग अंदाज है टीकाकरण को लेकर उसकी सराहना की।
तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं, तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। आपको बता दें कि लेकिन विधायकों की ओर से अभी तक अपनी विधायक निधि की पूरी तरीके से खर्च नहीं किया गया है। विधायक निधि पूरी तरीके से खर्च न किए जाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक आरटीआई के जरिए जानकारी मिली है, उसके मुताबिक बीजेपी के विधायक की अधिकांश जो निधि है वो 60% से खर्च ही नहीं हुए। वहीं कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि ये जो निधि है वो चुनाव आते समय खर्च की जाती है ताकि बीजेपी इसका फायदा उठा सके। बीजेपी के विधायक अपनी जनता की आवाज़ को बुलंद करने के अलावा उनकी समस्याओं का समाधान करने में विधायक निधि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसका नतीजा है कि अब चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले विधायक निधि पूरी तरीके से खर्च नहीं हो पाई है। हालांकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी के तमाम विधायकों की ओर से जो प्रस्ताव लगाए गए हैं वह सभी पाइपलाइन में कार्यरत हैं और आने वाले समय में पूरी विधायक निधि विकास के कार्यों में खर्च की जाएगी। खुलासा हुआ है, ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि 57 का बहुमत लेके जो प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बैठी हुई है, उनके विधायकों को जनता के हितों से सरोकार नहीं है। अपने क्षेत्र में विकास से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ देहरादून में रह करके और आपसी जो मतभेद है उसकी राजनीति करना चाहते हैं और दूसरे नेताओं पे कटाक्ष करने का काम कर रहे हैं। हमारे जो विधायक थे 11, उसमें से जो प्रेजेंट विधायक है 70% जिन्होंने अपनी विधायक निधि खर्च की है, उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के विधायक हैं, चाहे वो प्रीतम सिंह जी हो, चाहे वो करण महाराज जी हो, आपने देखा। और मनोज रावत जी ने भी 50% से ज्यादा की जो अपनी विधायक निधि है वो खर्च करने का काम किया है। तो 57 विधायकों के आगे जो हमारे कांग्रेस के विधायक है, ये स्पष्ट है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास का कार्य किया है और जनता उनके विकास के कार्य को देख रही है और 2022 में निर्णय को तैयार है। देखिए, सबका अलग अलग मापदंड है, लेकिन अभी कई लोग हैं जो बहुत अच्छा जिन्होंने काम किया है, विधायक निधि का पूरा लाभ लिया है। कई लोग हैं जिनकी विधायक निधि कम खर्च हुई है, और मैं ये कह सकता हूं कि जिनकी कम खर्च हुई है उनके लिए भी एनालिसिस करना आवश्यक है। लेकिन ये कब से कब तक का है, डेट वाइज, कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं वो राजनीति में अपनी विधायक निधि को बचा के रखते हैं, आखिरी समय में चाहते हैं कि पॉलिटिकल माइलेज लें तो उस समय उसका पूरा उपयोग करें। तो ये कब से कब तक की है, ज़रा इसकी पूरी जानकारी मिल जाए तो मुझे लगता है तभी कुछ इस पर सही लाइन पे कोई जवाब देना मुनासिब रहेगा। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से विधायक निधि को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, और संवाददाता हरीश खनेड़ा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? एक बार फिर से जो बीजेपी और कांग्रेस है वो विधायक निधि को लेकर एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरह से एक सूचना के अधिकार में एक जानकारी सामने आई है, तो अभी तक की जो विधायक निधि है लगभग इसमें 60% से ज्यादा जो विधायक निधि है जो सरकार का जो कार्यकाल है वो खत्म होने के कगार पे है। अगले कुछ महीने आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ देखने वाली बात ये हो रही है कि जब जो विधायक हैं, जिन विधायकों ने अपनी विधायक निधि खर्च नहीं की है, वो आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी पे रहेंगे। और इसी बीच जो उनके जो चहेते होंगे और जो गांव होगा, क्योंकि जो लोग लुभावने जो वादे जनता से जो किए जा रहे हैं उसके लिए उन्होंने अपनी विधायक निधि बचाई होगी। लेकिन गौरतलब है कि अभी तक जो विधायक निधि है वो खर्च हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अब सरकार का जो समय है वो कम है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने अपनी जो विधायक निधि है वो 50% से भी ज्यादा खर्च नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का मानना है कि जो उनके 11 विधायक जो रहे हैं वर्तमान सरकार में, लेकिन उनके जो विधायकों की तरफ से जो विधायक निधि जो खर्च की गई है वो 50% से भी ज्यादा खर्च की गई है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो अब यहाँ जवानी जंग शुरू हो गई है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, क्योंकि अब चुनावी साल है। तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो अब चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो विधायकों के जो चहीते होते हैं और साथ ही जो जनता से जो वादे किए जाते हैं उसको लेकर के भी
अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसके लिए इन वादों को पूरा करने के लिए जो विधायक हैं वो अपनी विधायक निधि बचा के रखी गई है। देखिए, अब जो समय है वो उत्तराखंड 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर वो काफी नजदीक है, तो कहीं ना कहीं जो विधायक हैं वो एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए या अपने दोबारा विधायक बनने के लिए जो जनता को लाभ पहुंचाएंगे, तो उसका कहीं ना कहीं लाभ उन्हें वापस भी मिलेगा क्या? क्या वो उससे प्रभावित होकर दोबारा उन्हें वोट देंगे? निश्चित तौर पर, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में इस तरह की चीजें पहले से तय रहती हैं कि किस समय पर कौन सी चीज करनी चाहिए। इसी के अवेज में अब जो चीजें हैं वो भी देखने को मिल पा रही हैं कि जिस तरह से विधायक हैं उन्होंने अपनी विधायक निधि को खर्च नहीं किया है। सवाल ये है कि ऐसे में जब 4.5 साल का जो वक्त जो सरकार का पूरा होने को है और पूरा हो गया है, और उसके बाद जो हम उन इलाकों की बात करें जहाँ की जिन विधायकों ने अपनी जो विधायकी जो खर्च नहीं की है, तो ऐसे में उन गाँव का क्या विकास हुआ होगा? ये तो तस्वीरें और ये सब भी देखा जा सकता है कि जिस तरह से अभी तक का जो समय हो चुका है सरकार का, ऐसे में जो विकास कार्य हैं वो थम जाते हैं। और सवाल ये उठ रहा है, जब चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही तरफ से, क्योंकि अब जवानी जंग तो चल रही है, लेकिन ऐसे में जनता से जुड़े हुए मामलों को लेकर के अगर हम बात करें तो विधायक निधि को खर्च किया जाना बेहद जरूरी होता है। विधायक निधि में विकास हो सके। गाँव के इलाकों की बात करें, उत्तराखंड वैसे भी पहाड़ी राज्य है और ऐसे में यहाँ पे मूलभूत सुविधा का बहुत बड़ा अभाव होता है। खासतौर पर हम उन इलाकों की बात करें जहाँ आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क की तमाम चीजों पर जो विकास कार्य होने चाहिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये माना जा सकता है कि अगर विधायक निधि अगर खर्च नहीं की गई है तो अब समय रहते ही या समय होते हैं सरकार में उन गाँव को उन विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह से विधायक निधि को खर्च किया जाए, ये अब खुद ही विधायक तय करेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि अब चुनाव है, चुनाव नजदीक है 2022 का, समय बहुत कम है और कितना विकास कर पाएंगे विधायक, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शुक्रिया हरीश तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने है विधायक निधि को लेकर और एक दूसरे पर लगातार हमलावर होती नजर आ रही है। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर 25 अक्टूबर को अखाड़ा परिषद के महामंत्री स्वामी हरिगिरी महाराज द्वारा प्रयागराज में बुलाई गई अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की अहम बैठक से पहले हरिद्वार में वैष्णवी और उदासीन संप्रदाय के 7 अखाड़ों द्वारा घोषित किए गए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और संपूर्ण कार्यकारिणी का स्वागत, बधाई और सम्मान का सिलसिला शुरू हो गया है। आज हरिद्वार के कनखल स्थित निर्मल अखाड़े में अखाड़े के अध्यक्ष स्वामी ज्ञानदेव महाराज की उपस्थिति में भारी संख्या में 7 अखाड़ों के साधु संतों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष महानिर्वाणी अखाड़े के रविंद्रपुरी महाराज, उपाध्यक्ष स्वामी दामोदर दास महाराज, महामंत्री स्वामी राजेंद्र दास महाराज सहित पूरी कार्यकारिणी का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और शॉल भेंट करके सम्मानित किया। महापुरुषों का आशीर्वाद और गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो प्राचीन अखाड़ों में श्री निर्मल पंचायती अखाड़े के श्रीमहन जी महाराज हैं, जिनका भारत ही नहीं अपितु विश्व में एक विद्वत संत के रूप में नाम है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और सभी महापुरुषों ने यहाँ निर्मल पंचायती अखाड़े के और अखिल भारतीय संत समिति के सभी पदाधिकारियों ने हमको आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। सबको साधुवाद, पत्रकार बंधुओं को भी खूब खूब आभार, साधुवाद। कल बैठक होगी है, पहले भी उसमें हम लोग वक्तव्य दे चुके हैं, ये औचित्यहीन है और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, सभी संस्थाएं स्वतंत्र हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है, वो भी हमारे भाई हैं, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है और वो अपने नियम परंपरा के अनुसार जो उनको करना है वो बिल्कुल खुली छूट है। जहाँ तक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का जो चुनाव है वो पूर्व काल में भी इसी भांति चला आया है और आज भी उसी ढंग से ये हुआ है और मुझे आशा है कि हम सब लोगों का प्रयास रहेगा, हम सब 13 के 13 अखाड़े मिल करके एक साथ बैठेंगे भविष्य में। क्या कार्रवाई होगी इसके ऊपर अभी आगामी जो बैठक होगी उसमें शासन के द्वारा और प्रत्येक राज्य की सरकार से कुछ जानकारियाँ मांगी जाएंगी। तो धर्म के विरुद्ध आचरण और व्यवहार करने वाले संत के रूप में अगर ऐसे व्यक्ति अखाड़ों में भी अगर होंगे तो उनके ऊपर जो भी धार्मिक और भारत के संविधान के अनुसार दंड प्रक्रिया है उसमें कानून के सम्मत कार्रवाई करवाई जाएगी। क्या आप बैठक में जाएंगे उनकी कल की? नहीं, उस बैठक का कोई औचित्य ही नहीं है, इसलिए उस बैठक में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है।
अरविंदम में नवनिर्मित अखाड़ा परिषद के सभी अधिकारियों का निर्मल पंचायती अखाड़ा अखिल भारतीय संत समिति की ओर से और संत समिति के सभी पदाधिकारियों की तरफ से जो है हार्दिक स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। ओम शांति शांति शांति। तो खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर आपको बता दें कि पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें गल्ला विक्रेताओं के हड़ताल पर रहने से राशन वितरण व्यवस्था चरमरा सी गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सल्ट दौरे के दौरान पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के शिष्टमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री को 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया है। गल्ले की सारे राज्य में किल्लत हो गई, आपदा, एक तो आपदा और उस पर गल्ला विक्रेताओं की दिक्कत, अब मनरेगा की दिक्कत आने वाली है। ये तीनों से गांव घर के लोग परेशान हो जाएंगे। तो उत्तराखंड के रुड़की और लंढौरी क्षेत्र में डेंगू बेकाबू होता जा रहा है। शनिवार को 55 मरीज मिले और इनकी पुष्टि की गई। जिले में यह आंकड़ा बढ़कर 167 पर पहुंच गया है। वहीं आपको बता दें कि गाधारोड़ा में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत भी हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर जानकारी ली, जिसके अनुसार मृतक को बुखार की शिकायत नहीं थी, पेट संबंधी दिक्कत चल रही थी, जिसके कारण उसकी मौत हुई थी। वहीं दूसरी ओर मैंगलोर के हजरौली गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिविर लगाकर 38 लोगों के सैंपल लिए। हालांकि इस गांव में मलेरिया के 22 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन लोगों को डेंगू की शिकायत हो सकती है। तो खबर हरिद्वार से है, जहां पर आपको बता दें कि हरकी पौड़ी के पास 3 फुट अजगर का बच्चा देखने को मिला है। भीमगोड़ा घाट के पास अजगर का बच्चा देखने को मिला और अजगर के बच्चे को देखने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक बंदी के तहत गंगा नहर की साफ सफाई के लिए इन दिनों गंगा की बंदी की गई थी और श्रद्धालुओं के मद्देनजर सिर्फ हरकी पैड़ी क्षेत्र में ही नियमानुसार स्नान योग्य जल छोड़ा गया। पिछले दिनों पहाड़ों में हुई बारिश के चलते अजगर का बच्चा गंगा में बहते हुए घाट के किनारे जा पहुंचा। घाट पर स्नान कर रहे लोगों की नजर पड़ते ही वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया और श्रद्धालुओं ने सावधानी बरतते हुए स्नान किया। भीड़ जमा होने पर वहां मौजूद एक शख्स ने हिम्मत दिखाकर अजगर को दोबारा गंगा के अंदर छोड़ दिया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर चमोली जिला पंचायत में जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण रावत ने जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण रावत ने जिलाधिकारी चमोली के माध्यम से गढ़वाल आयुक्त को पत्र भेजते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण रावत ने बयान जारी करते हुए कहा कि अध्यक्ष रजनी भंडारी द्वारा विवेकाधीन कोष का अधिकांश उपयोग उनके पति और विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है। साथ ही वहीं आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा उनके जिला पंचायत वार्ड सलना में पुराने गेटों पर टाइल्स लगाकर उन्हें नया दिखाते हुए भुगतान भी किया गया है। आप उन ठेकेदारों को पूछिए कि 20% जिला पंचायत में कमीशन लिया जा रहा है, वही 12% GST कटता है। तो आप ये समझिए कि वो ठेकेदार क्या कमाता है। वो बेचारा यहाँ आएगा,
5,000 रुपये खर्च करेगा और 5 बार आएगा तो कितने हज़ार रुपये खर्च करेगा। उसके बाद वो लास्ट में जब उसका काम जब ये पेमेंट कर देंगे 1 साल बाद उसकी NSC का भुगतान होगा, जो 10% सिक्योरिटी मिलेगी उसमें उस समय भी आएगा तो वो तो अपने घर से लगाएगा। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं सह जाएगा। सरकार मौन बैठ की है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मैं किसी पार्टी का जिला पंचायत न सदस्य हूँ न उपाध्यक्ष हूँ। मैं निर्विरोध जिला पंचायत उपाध्यक्ष बना था और निर्दलीय जिला पंचायत उपाध्यक्ष हूँ। मैं मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने मुझे धमकाने की बात की तो मैं नहीं डर सकता हूँ। अगर राजेंद्र भंडारी मुझे मराना चाहते हैं, उन्होंने मेरे को अपने घर पे बुलाकर मेरे साथ बदतमीजी की, देहरादून में अपने घर में बुलाया, मारपीट की मेरे साथ, और आज भी अपने लोगों से वो मुझे धमकाते हैं। मैं कहता हूं मंत्री जी, अगर तुम्हारे हाथों से मुझे मरना होगा तो मुझे वो मौत स्वीकार है, लेकिन मैं जनता के साथ, जिस जनता ने मुझे बना रखा है, जिसलिए मुझे बना रखा है, मैं उसकी गद्दार। तो खबर हरिद्वार के मैंगलोर से, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के गांव लहबोली में 2 दिन से लापता 11वीं कक्षा की छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि छात्रा की गोली मारकर हत्या की गई है। देर शाम खेत से वापस लौट रहे ग्रामीण को शव पड़ा मिला, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को शिनाख्त की तो 2 दिन से गायब हुए छात्रा के रूप में उसकी पहचान हुई। ये मंगलौर थाना क्षेत्र में मखदूमपुर पे एक जो खेत है वहाँ पर ये रास्ते की आज एक डेड बॉडी यहाँ पर मिली थी। उसमें पुलिस मौके पे भी पहुँची, जो गांव वाले थे ये भी मौके पे थे। 2 शॉर्ट इंजरी है इसमें, एक बात से मारी गई है। पुलिस को हमारे बहुत इसमें का मामला है रंजिश से जुड़ा हुआ लग रहा है, इसको हम। तो नैनीताल के तल्लीताल हरिनगर स्थित बलियानवाला क्षेत्र में ऊंची पहाड़ियों पर बीते दिनों हुई अतिवृष्टि से भारी असर पड़ा है, जिसके चलते बलियानवाला क्षेत्र में शनिवार को दोपहर के समय चटक धूप के बीच एक बार फिर से भारी भूस्खलन हो गया, जिसमें पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा दरक कर गिर गया और कई लोगों के आशियाने उसके चलते तहस नहस पत्तों की तरह बिखर गए। इस दौरान मौके पर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष रणजीत सिंह पहुंचे और लोगों की समस्याएं जानी। हालांकि प्रशासन ने खतरे को देखते हुए क्षेत्र में रह रहे 65 परिवारों को सुरक्षा की दृष्टि से तल्लीताल स्थित प्राइमरी और GGIC स्कूल में स्थानांतरित कर दिया है, लेकिन वहां भी लोगों को परेशानियां को सामना करना पड़ रहा है। जिस जगह पर प्रशासन ने प्रभावित लोगों को रखा है, वहां 30 परिवारों में एक शौचालय उपलब्ध है और ना ही पानी की कोई व्यवस्था है। बहुत समस्या आ रही है, गले पे आ गई है ही। जहाँ को होगा तो धमाका, घरों को तो नुकसान है ही, फिर हमें भी जान पे भी है ही। हम स्थापित करके यहाँ रखा गया है, तो यहाँ पर क्या समस्या आ रही है? मेन समस्या हमें तो बहुत ही परेशानी है। हम शाम को आते हैं, शाम को यहाँ रहते हैं, शाम को 10 बजे जा रहे हैं यहाँ से खा पी के, खाना खाना बना के। ना टॉयलेट है ना कुछ है, बच्चे हैं हमारे साथ, लड़कियाँ हैं, कहाँ जाएंगी बताओ। सुबह आते हैं हम दौड़ दौड़ के 6 बजे घर पर आते हैं, वहाँ फ्रेश होते हैं, फिर शाम को फिर दौड़ लगाते हैं। कोई वो नहीं, बच्चे ऐसी परेशान हो रहे, ड्यूटी वाले ऐसी परेशान हो रहे, आदमी लोग कहाँ जाएंगे। क्या चाहते हैं आपके? हमारा तो स्थापित किया जाए हमको कहीं अच्छी, 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए, जब तक बनता नहीं है नीचे, और वहाँ काम लगाया जाए। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के सामने यहाँ पर अभी जो है, वो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जितने परिवार यहाँ पर जो 64 परिवार हैं, उन परिवारों में मजदूरी कार्य करने वाले लोग भी हैं, ऑफिस वाले भी हैं और दुकानदार भी हैं। अभी स्थिति क्या है कि एक कमरे में 8 से 10 परिवार हैं। अब उस 8 से 10 परिवार के लोग जब एक कमरे में होंगे तो खाने की सुविधा तो है नहीं, टॉयलेट की सुविधा भी नहीं है, तो जो एक दिनचर्या रोज की होती है वो पूरी तरह से प्रभावित है। ना तो दुकानदार दुकान जा पाता है, ना ऑफिस वाला ऑफिस जा पाता है, ना बच्चे हमारे स्कूल जा पाते। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं कि ठीक है काम होगा, हम भी मानते हैं कि जादू की छड़ी तो नहीं किसी के पास है कि एक दिन में हमारी समस्या का समाधान कर दे। लेकिन अभी जो हम चाह रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर 64 परिवार हैं, उनको 1-2 महीने के लिए स्थायी या अस्थायी जो भी हम कहेंगे, शासन उनका कहीं इंतजाम इस तरह का कर दे। जैसे धर्मशाला है, तो हम चाह रहे हैं कि धर्मशाला को एक्वायर कर लिया जाए, जिला प्रशासन धर्मशाला को एक्वायर कर ले। 42 कमरे धर्मशाला में हैं, कम से कम 42 परिवार वहाँ पर विस्थापित हो जाएँ 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। उस बीच शासन या प्रशासन को जो भी इसमें काम करना है वो। तो ऋषिकेश से खबर है, जहां पर त्योहारी सीजन को लेकर पुलिस अलर्ट नजर आ रही है, जिसके चलते आपको बता दें किसी प्रकार की जाम की समस्या और अतिक्रमण को लेकर पुलिस की निगरानी भी जारी है। खुद SP देहात बाजार में निरीक्षण कर मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने व्यापारियों को निरीक्षण के दौरान निर्देश किया है कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अपनी दुकान के आगे ना होने दें। साथ ही संकरी जगह होने की वजह से जाम की स्थिति बनती है, जिसके चलते पैदल चलने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं ये भी बताया गया कि चंद्रभागा नदी में अस्थायी रूप से पार्किंग की व्यवस्था भी
नगर निगम के सहयोग से बनाई जा रही है। दीपावली पर्व पर अस्थायी रूप से लगने वाले पटाखों की दुकानों के लिए भी स्थान चयन किया गया है। और आज मार्केट का थोड़ा सा जायजा भी लिया जा रहा है कि दीपावली के दौरान कहाँ पे पटाखे की दुकान लगेगी, कहाँ पे क्या रहेगा और मार्केट की व्यवस्था कैसे हम लोगों को पार्किंग रखनी है। पार्किंग रखने के लिए चंदभागा पे आज नगर निगम के सहयोग से वहाँ पे पार्किंग का अरेंजमेंट भी कराया जा रहा है, तो लोगों की सहूलियत ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए। तो खबर सितारगंज से है, जहां पर पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से नगर के मध्य भुल्लर कॉलोनी में आतिशबाजी की गोदाम पर छापा मारा, जहां पर भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने गोदाम को सील कर दिया है। इस छापामार कार्रवाई से अवैध रूप से पटाखों का भंडारण करने वालों में हड़कंप मच गया है। तहसीलदार ने बताया कि पटाखे अवैध हैं या नहीं, इसकी जाँच की जाएगी। बताया जाता है कि हाथीखाना वार्ड 9 की महिला ने आज ही उप जिलाधिकारी को आबादी के बीच गोदाम में पटाखे रखे होने की शिकायत की थी। कहा गया था कि गोदाम के पास ही स्कूल भी है, ऐसे में किसी भी समय अप्रिय घटना की आशंका जताई थी। जनवरी द्वारा ये शिकायत आएगी, यहाँ पे डेली ड्रामा होता है और ये सब एक में पटाखे बरामद हुए हैं, दूसरे वगैरह अगर खुलेगी तो उसमें शराब बरामद होगी। वो तो है ही नहीं, एसपी महोदय कुछ गई थी इस बात की। तो टिहरी के मुनिकीर्ति क्षेत्र में पार्किंग की समस्या लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। आपको बता दें कि नशे का कारोबार भी युवाओं का जीवन बर्बाद करता नजर आ रहा है। जनप्रतिनिधियों ने एसएसपी से शिकायत कर समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। दरअसल जनपद टिहरी के एसएसपी तृप्ति भट्ट मुनिकीर्ति क्षेत्र में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र की समस्या को सुना। जनप्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से जगह जगह लगने वाले जाम के कारण नो पार्किंग को बताया और क्षेत्र में नशे के कारोबार की भी शिकायत की। क्षेत्र में जो यातायात की और पार्किंग की मुख्य चुनौतियां रहती हैं, उसको लेकर जनसंवाद रखा गया था। इसमें सभी प्रकार के एसोसिएशन, राफ्टिंग एसोसिएशन, हमारी होटल एसोसिएशन, टेम्पो टैक्सी विक्रम एसोसिएशन, सभी के पदाधिकारी, सीएलजी मेंबर्स और सभी लोगों को हमने इसमें सम्मिलित किया था और जनता के कई महत्वपूर्ण सुझाव, फीडबैक और हमें समस्याएं जानने को मिली, जिनका शीघ्र ही निस्तारण किया जाएगा। नशे के खिलाफ टिहरी गढ़वाल पुलिस प्रतिबद्ध है और अगर आप आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले कुछ समय में काफ़ी भारी मात्रा में चरस, स्मैक इत्यादि की रिकवरी पुलिस के द्वारा की गई है और भविष्य में। तो आप लोग उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।